हो निबंध विधा क्या होती है, निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, निबंध की क्या खासियत होती है। और खास तौर पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जब बात करते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कई निबंधों को लिखने का प्रयास किया। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, क्योंकि आपको एक उत्तरीय प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की खेड़ा गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई। सन 1929 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। वहीं से उन्होंने 1941 में पाणिनि कालीन भारतवर्ष पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर यही से सन 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 तक वे मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष रहे तथा सन 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुप्रिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर उन्होंने कार्य किया। फिर सन 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर वो नियुक्त हुए। इसके अलावा भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट बंबई के वे अध्यक्ष भी रहे। ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के साथ साथ पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के भी गहन अध्येता रहे। सन 1968 में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, कादम्बरी, पद्मावत, संजीवनी भाष्य, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, भारत सावित्री और इस प्रकार के इनके मुख्य प्रमुख ग्रंथों के रूप में आते हैं। मेघदूत, राधा नुकुच मुखर्जी की हिंदू सिविलाइजेशन का अनुवाद भी उन्होंने किया। पद्मावत संजीवनी भाष्य पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये जो संकलन हमारे पास आया है राष्ट्र का स्वरूप, इनके निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। इसमें इन्होंने राष्ट्र के संगठक तत्व का विवेचन करते हुए राष्ट्र के स्वरूप का उद्घाटन किया। इनके दृष्टि में राष्ट्र के संगठन में पृथ्वी, जल, संस्कृति तीनों तत्व की अवयव भूमिका होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है राष्ट्र को संगठित करने का इसके पूर्व भी हमने एक पाठ आपको पढ़ाया था, याद आ रहा होगा? यस मैम। कौन सा? यस मैम। कौन सा? युवाओं से। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया पाठ को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को जो असाइनमेंट आपको दिया गया था, स्वाभाविक सी बात है आपने उस असाइनमेंट पर बहुत अच्छा लिखा भी होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है उनको फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक भी आप लोग लिखकर गूगल क्लासरूम पर छोड़ देते हैं तो भी आपके लिखे हुए का मूल्यांकन किया जाएगा, आपके अटेंडेंस को देखा जाएगा। और यह जब फिल कर पाओगे उसके पश्चात तुरंत गूगल क्लासरूम पर ही एक गूगल फॉर्म डाल दिया जाएगा जिस पर एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा होगी। अब तक के हुए जितने भी गद्य पाठ हुए, मुझे लगता है कि यह 5वां अपना गद्य पाठ है या छठा है? पूजा, प्रियंका, प्राची, हाँ मैम। कितने हैं? यस मैम। कितने हुए अब तक? आज हाँ बताइए। बताइए दोस्तों, बोलते जाइए। चोरी और प्रायश्चित, हाँ, एक गोप कप, ओके, देन, स्वामी विवेकानंद, ओके, युवाओं से, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसने बताया? चोरी और प्रायश्चित क्या है? देखिए बेटा, मैम मैंने प्रियंका साधन प्रियंका कहीं ऐसा न हो जाए बेटा कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं और आप उन जो पीछे चला गया है उससे आप समझ ही न पाए, कहीं ऐसा न हो जाए। आपको हर चीज की आवश्यकता है ना? नहीं मैम। है ना? देखिए, चोरी और प्रायश्चित है, महात्मा गांधी नहीं। महात्मा गांधी उनके राइटर है, ध्यान में रखिएगा। किसी भी तौर पर आपको इन सभी पात्रों के पीछे राइटर्स के पीछे आपको नजरअंदाज करके नहीं चल सकता बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो राष्ट्र के स्वरूप में जैसे पूजा जी ने Yes, बात ma'am. की कि राष्ट्र के संदर्भ में युवा लोगों को एक सचेतना दी थी, युवाओं को संबोधन के माध्यम से सचेत किया था, मोटिवेट किया था। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी पुत्र से लिया गया एक संकलित पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप, छोटा सा निबंध है, उसे हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। क्योंकि राष्ट्र के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से एक सुदृढ़ शरीर के लिए आंखों की, नाक की, कान की, हाथ की, पैर की, सभी अवयवों की आवश्यकता होती है ना। देखिएगा कि यदि आज हमारे पास आंख है तो हमें मूल्य नहीं है, लेकिन जब हम रास्ते से अंधा व्यक्ति देखते हैं, दिखाई देता है, तो निश्चित ही तौर पर हमें एहसास होता है कि नहीं, अच्छा हुआ भगवान ने हमें कम से कम आग तो दी कि कम से कम हम लोग आस पड़ोस के वातावरण को देख सकते हैं, वहां की सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। वो तो ये लोग कर ही नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्र को संगठित करने के लिए जितनी मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की, जल की और संस्कृति की उतनी आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग, अब आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या हम लोग अर्ली मॉर्निंग में जगते ही प्रेयर करते हैं? मॉर्निंग प्रेयर भूमि माता को छूकर हम लोग प्रयास करते हैं करने का? नहीं, उसे छूकर नहीं मैम. भूमि माँ को, पृथ्वी माता को छूकर नमन करना है और कहना है कि हे पृथ्वी माँ, हे भूमि माँ, हमें माफ कर दो क्योंकि हम हमारे पैरों से आपको छूते हैं। देखिएगा, जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो भूमि माँ प्रसन्नोचित हो जाती है। हमें जहां पर रिस्पेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता कि यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, उस जगह पे हमें अपने आप, क्योंकि हम लोग उन सृष्टि के उपादानों की पूजा कर रहे हैं। जल की यदि बात करते तो जल को भी पूजा किया, जल की भी पूजन किया जाता है। किस दिन जल की पूजन करते हैं हम लोग? जल की पूजा होती है क्या? पहला सवाल तो यह है, पृथ्वी की पूजा होती है क्या और जल की पूजा होती है क्या? और जल की पूजा करते हैं तो किस दिन पूजा करते हैं? आपको सवाल है, सवाल होमवर्क के लिए देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप आपकी मम्मी से पूछिएगा, आपकी मम्मी आपको बता देगी, नहीं बताएं तो नेक्स्ट ताजिका में आप हमें सवाल कीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। बढ़ते आगे। रास्ते में क्लियर हो गया बेटा आपको? जी मैम। Yes मैम. आगे बढ़े बेटा, आपकी आज्ञा हो तो। जी मैम। ओके, जी मैम। अब हम लोग Yes मैम. अब हम लोग देखते हैं भूमि क्या है। भूमि क्या है? भूमि पर भूमि पर बसने वाला जन, जन माने हम सभी लोग, हाँ, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। अब हर एक की संस्कृति अलग अलग है ना, भले हम लोग विभिन्न धर्म संप्रदायों से बने हुए हैं, भिन्न जातियों से बने हुए हैं, लेकिन हमारी सबकी संस्कृति कैसे है? और जन जन की संस्कृति, हिंदू वर्ग दीपावली मनाता है, वहीं पर मुस्लिम वर्ग ईद मनाता है। और जब ईद दिवाली एकत्रित हो जाती है तो वो संस्कृति कहलाती है। संस्कृति, विकृति और प्रकृति, तीन भेद होते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रकृति, जितना खाना है, मुझे जितनी भूख है उतनी मैंने खा ली, दैट्स कॉल्ड प्रकृति। और मुझे भूख नहीं है, लेकिन मेरा भाई यदि आया हुआ है या बाहर से कोई व्यक्ति मेरे साथ आ गया है, घर पर आ गया है, तो जो चीज जो हम लोग खा रहे थे उसे छिपा कर रखना, दैट्स कॉल्ड विकृति। और हमारे पास जितना है, भले हम भूखे हैं, और हमारे बीच का आधा हिस्सा तोड़कर उस सामने वाले बंदे को दे देना, दैट्स कॉल्ड संस्कृति। तीन वर्ड्स को हम लोगों ने देखा, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। कौन सी चीज आपको अच्छी लगी? संस्कृति. Why? What is the reason? क्या रीजन हो सकता है? संस्कृति बहुत अच्छी लगती है तो क्या रीजन है बेटा? इसका रीजन तो हम आपको इसके पूर्व बता चुके हैं। क्योंकि प्रकृति वो होती है जो मेरे शरीर के लिए है, जितना मेरे शरीर को लगता है उतना मैंने खा लिया। लेकिन विकृति वो होती है कि जो भूखा है, मुझे पता है कि वो सामने वाला बंदा भूखा है, लेकिन मैंने क्या किया, उसे नहीं दिया, बेवजह मैंने मेरे पेट में ठूस दिया, है ना, ठूसा, जानबूझ के ठूस लिया। और ये जो ठूसने की प्रकृति मेरी है, ठूसने वाली विकृति मुझ में है, दैट्स कॉल्ड विकृति।
और जो मेरे पास है उसे मिल बांट कर शेयरिंग करके खाना, दैट्स कॉल्ड संस्कृति। और यही तो संस्कृति के पाठ हम बचपन से सीखते चले जा रहे हैं। अब आप लोग इतने बड़े हो गए, SYBA में चले गए, बेटा आपको किसी ने नहीं बताया आपको कि आपके पास जो चीज है वो चीज आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। ये बचपन में डाले गए आपके माता पिता के संस्कार थे। आपके माता पिता ने आप पर इतने अच्छे संस्कार डाले कि उन संस्कारों की वजह से आप लोग हमारे सामने हो, और उन संस्कारों को सलाम है। और देखिएगा कि जब हम उन संस्कारों को देखते हैं बेटा, तो उन संस्कारों के पीछे जब आपकी संस्कृति को देखते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपकी संस्कृति वहां पर दिखाई देती है। वहां पर किसी भी प्रकार की प्रकृति या विकृति न होकर आपकी संस्कृति दिखाई देती है। और भूमि पर बसने वाला जन और उस जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र के स्वरूप बनता है। राष्ट्र को यदि तैयार करना है, राष्ट्र के स्वरूप का यदि हमें विकास करना है, तो राष्ट्र के विकास के स्वरूप में हमें क्या प्राप्त होगा? तो 3 चीजें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी 3 चीजें? भूमि पर बसने वाला जन, मतलब देखिएगा भूमि मतलब क्या? तो जमीन, धरती माँ। और दूसरा मतलब मनुष्य, जन से तात्पर्य मनुष्य, जैसे आप और वैसे हम, जन। और जिन जनरल लोगों ने जो संस्कृति बनाई, तो ये तीसरा पॉइंट आ रहा है, भूमि पर बसने वाला जन और उस भूमि पर बसने वाले जन की संस्कृति। अब तीनों के सम्मिलन से, तीनों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो तीनों के इकट्ठे होने से क्या मिलता है? तो राष्ट्र का स्वरूप मिलता है। पहली पंक्ति समझ में आई बेटा आपको? क्लियर तो हो रहा है? बेटा क्या आपको क्लियर हो रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, आगे बढ़े। Yes, ma'am. यस। हाँ, भूमि का निर्माण देवों ने किया। देखिए ना, भले ही हम परा आधुनिक युग में विराजमान हो गए हैं, साइंटिफिकली सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, साइंस विज्ञान को हम लोग आत्मसात करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है कि साइंस का निर्माण भी मनुष्य ने किया और मनुष्य का निर्माण परमात्मा ने किया। इस भूमि का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण देवों ने किया, और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब देखिएगा कि भूमि के निर्माण के पीछे परमात्मा की अपनी एक खास विशेषता है, और परमात्मा का एक सृजन करने का उसका एक प्रयोजन रहा, और उस प्रयोजन के पीछे हमारा भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि और भौतिक रूप के पीछे, सौंदर्य के पीछे या समृद्धि के प्रति सचेत होना। बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर दीजिएगा, जो भी है। आई रिक्वेस्ट यू अगेन। ओके, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक मर्म है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी मार्मिक भरी बात यहाँ पर हमें हमारे राइटर के माध्यम से मिल गई। कहीं ना कहीं इनकी जो राष्ट्रीयता है, यह पृथ्वी के साथ जुड़ती है, पृथ्वी के साथ आने वाली राष्ट्रीय भाव को अंकुरित करने वाली। क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों, जिस भूमि पर आप सभी लोग रहते हैं, क्या यह भूमि पैसे लेती है? यदि हम किसी भी जगह पर, किसी भी जमीन में गेहूं डाल देते हैं, तो क्या गेहूं के बीज को फलित करने के लिए, अंकुरित करने के लिए वह भूमि हमसे कुछ चीजें लेती है? नहीं दोस्तों, कुछ नहीं लेते। वो अपने आप उस
डाले गए बीज को अंकुरित करती है, उसमें एक ऊष्मा प्रदान करती है, जो ऊष्मा माँ के गर्भ में माँ के साथ, माँ को पता है कि मेरे गर्भ में एक बच्चा पनप रहा है, तो उस बच्चे की पूरी तरीके से देखभाल करना, उसे अच्छी तरीके से संजो कर रखना उस माँ का परम उत्तरदायित्व होता है। ठीक उसी प्रकार भूमि माँ में पड़ा हुआ हर कोई वो बीज हो, चाहे वो अपने आप हो, चाहे वो किसान ने डाला हुआ हो, भूमि माता को तो ये पता नहीं है कि ये मेरे किसी बच्चे ने डाला हुआ है, बस उसे इतना पता है कि मेरे कोख में डाला गया है, उसे किस प्रकार से मुझे ऊष्मा प्रदान करना है, और उस ऊष्मा से वह अंकुरित हो जाता है, उस अंकुरन से वह फलित हो जाता है, और फला हुआ छोटा सा पौधा पुष्पित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, और उसे पुष्प लग जाता है, पल्लवित हो जाता है। तो ऐसे राष्ट्रीय भाव को अंकुरित पल्लवित करने की जो चेष्टा है, वह चेष्टा करने का प्रयास हमारे लेखक का होता है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, और उसे अंकुरित करने की मतलब ये जो अंकुरित करने की जो भावनाएं हैं राष्ट्र के प्रति, तो यह एक प्रकार से नहीं बल्कि उसके लिए सैकड़ों और हजारों प्रकार होने चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदमय कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। गांव गांव में, नगर नगर में देश के लिए, पृथ्वी की शक्ति के लिए, पृथ्वी की उपज के लिए, पृथ्वी की महत्व को प्रस्थापित करने के लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वह गांव में हो, चाहे वह नगर में हो। और इसलिए तो हमने आपको इसके पूर्व भी पूछा, क्या हम अपनी भूमि माता को स्मरण करते हैं? क्या हम अपनी भूमि माता को छूकर प्रणाम करते हैं? देखिएगा, एक अलग सी सुगंध है हमारी भूमि माँ में। आप यदि किसी विश्व के पटल पर चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, चीन में चले जाइएगा मत, चीन में तो बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत गंदा है, अच्छा नहीं है, हम नहीं जा सकते। हमें अपने आप को बचाना है, हम अपने फैमिली को बचाना है। लेकिन जब ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, और यदि हम वहां की भूमि को देखते हैं, तो जितना फील हम कर चुके हैं, जितने साहित्य को पढ़ चुके हैं, तो भारतीय भूमि में, हमारे भारत देश की भूमि में जो सुगंध है, अनूठा सुगंध, एक सौंधी सी सुगंध है, जो पानी की एक बूंद टपकते ही कितनी प्यारी सुगंध। किसी भी जगह पर ऐसा परफ्यूम आज तक नहीं मिला बेटा, कि जिस परफ्यूम के बलबूते पर हम यूं कह पाए कि ये धरती माता की सुगंध है। देखिए, अलग अलग फूलों की खुशबू की इत्र हमें मिल जाएंगे, अत्तर हमें मिल जाएंगे, या हम यूं कहें कि परफ्यूम हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का परफ्यूम नहीं है, बल्कि उसमें होने वाली पावनता है, उसमें आने वाली सौंधी सी खुशबू है, सौंधी सी महक है, जो सबके मनों को, दिलों को भा जाती है। और यही बताने का प्रयास हमारे राइटर का है, चाहे वह गांव में हो, चाहे वह नगर में हो, राष्ट्र को बचाना है। और वह राष्ट्र को बचाने के लिए किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक परिवार की नहीं, किसी एक देश की, नगर की नहीं, बल्कि नगर में रहने वाले सैकड़ों केंद्रों की, तमाम लोगों की आवश्यकता है, जिसमें अध्ययन का सूत्रपात होना नितांत आवश्यक है। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपकी आज्ञा हो, आगे बढ़े। Yes, ma'am. स्क्रीन तो शेयर हो रही है बेटा, आपको स्क्रीन दिखाई दिया जा रहा है ना? Yes, ma'am. उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, देखिए ना कितनी प्यारी बात बताई रही है, कि उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, अभी अभी हमने बात की, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों के प्रतिद्वंदित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, हम लोग तो अपनी संस्कृति को भूल गए।
कहाँ पर देखेंगे तृण को, कहाँ पर देखेंगे लताओं को, कहाँ एक ऑब्जर्वेशन करेंगे वनस्पतियों का? क्या हम सभी लोगों के पास इतना समय है कि हम अपने ही पड़ोस में रहने वाले तृण लताओं का परिचय कर पाए, उन वनस्पतियों का सूक्ष्म परिचय कर पाए? लेकिन दोस्तों, आपको इसका परिचय करना होगा। भले ही आपने अब तक परिचय नहीं किया हो, लेकिन अब की तासिका के बाद आपको परिचय कर लेना नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि आप लोगों को पहला जो पढ़ाया गया पाठ है युवाओं से, तो इसमें संबोधन किया गया है, उठो मेरे प्यारे दोस्तों, जग जाओ, अब सोने का समय नहीं है। भारत को यदि बचाना है, भारत माता को यदि बचाना है, तो हमारे जैसे युवा शक्तियों को संगठित होना, युवा शक्ति को बहुत अच्छे प्रबल होना और उसमें मोटिवेशन डालना नितांत आवश्यक है। और उसी के साथ साथ हमें उन मेघ जलों से परापरिवर्तित होने वाली तृणलता और उसके साथ साथ जितनी वनस्पतियां होती हैं उनका सूक्ष्म परिचय भी आप सभी लोगों को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। यह हमारा कर्तव्य है दोस्तों। और खास तौर पर हम महिलाओं की यदि बात करते हैं, नारियों की यदि बात करते हैं, तो हम नारियों को हर चीज का पता होना चाहिए, हर वनस्पति का पता होना चाहिए। कितनी ऐसी वनस्पतियां हैं, कितनी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, प्राचीन जड़ी बूटियों की बात करते हैं दोस्तों, कि उन प्राचीन जड़ी बूटियों से हम अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने मन को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। देखिएगा, यदि समय मिलता है हमें, तो हम आपको उन वनस्पतियों की यात्रा एक दिन जरूर करवाएंगे। अपने ही घर पर रहने वाली छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी वनस्पतियां जो अपने घर के आंगन में हमें तुरंत मिल जाती है, ऐसी वनस्पतियों का निर्माण यदि हम लोग करते हैं, जैसे तुलसी का निर्माण यदि करते हैं, जैसे पुदीना है ना। अब देखिए, इन सभी चीजों को यदि हम खा लेते हैं, है ना, तो काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को यदि हम लोग अर्ली मॉर्निंग में खाते तो कोविड-19 हमारे पास भटक नहीं सकता है। एक चीज बता दें, है ना। हल्दी होती है, टर्मरिक, जिसे हम सब्जी में यूज करते हैं, हल्दी लगाई जाती है दुल्हन को। उस हल्दी में यदि हम गुड़ डाल देते हैं और उसकी छोटी छोटी लड्डू बना लेते हैं, तो उससे हमारा ये जो विशुद्धि चक्र जो आपको बताया गया था, क्लीन एंड क्लियर हो जाता, हमारी आवाज में मिठास आ जाती है। मुलेठी को ले लीजिएगा, तो मुलेठी ये सारी तो अपने आप मिलने वाली दवा है बेटा। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे बस छोटी छोटी बीजें होती है, डाल दी, वो अपने आप चली जाती, बस उसकी लकड़ी को खा ली, उसके पत्ते को खा लिया और हो गया आपका गला साफ। करके देखिएगा, लगा के देखिएगा, बस डाल देनी है। छोटी छोटी बीज होती है, ऑरेंज और ब्लैक वाली, बहुत स्वीट होती है, बस डाल दीजिए, अपने आप उग जाएगी। तो इस प्रकार की वनस्पतियों का सूक्ष्म परिचय हम सभी लोगों के लिए होना नितांत आवश्यक है। यदि आपकी इच्छा होती है तो हम लोग एक जरूर लेक्चर रखवाएंगे वनस्पतियों के सूक्ष्म परिचय के बारे में, आपको बताएंगे जरूर कि किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं और जो आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा योगदान देती हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय भी होना चाहिए। लेक्चर्स के अंत में जब हमारे पार्ट कंप्लीट हो जाते तो लिखते रहिएगा जो जो पॉइंट हमें बाद में लेने हैं या बीच में लेना चाहेंगे। एक आध दिन यदि आपको लगता है तो उस दिन हम लोग ले पाएंगे कि वनस्पति के सूक्ष्म परिचय के बारे में, हाँ मैम हमें जानना है कितनी ऐसी वनस्पतियां आज हमारे आस पड़ोस में हम लगा सकते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां हमारे पास मौजूद है और उसका क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके संदर्भ में जरूर एक लेक्चर्स आपके लिए रखवाएंगे। लेकिन अब इतना ही है कि हम उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय हम सभी को होना नितांत आवश्यक होता है और यह हमारा परम कर्तव्य भी है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। कितनी बड़ी बात, जब सब ओर से, चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे, किवाड़े हमारे खुल जाएंगे, द्वार हमारे लिए पूरी तरीके से खुल जाएंगे। पता है हमें कि इसका ये बेनिफिट होता है, उसका वो बेनिफिट होता है ना। हर श्रृंगार होता है हर किसी के आंगन में, हर श्रृंगार जानते होगा ना, हर श्रृंगार को जानते होंगे आप सभी लोग। तो उसके जो पत्ते होते हैं उसका भी बेनिफिट होता है,
एक चीज भी नहीं है दोस्तों वनस्पति की, एक चीज भी ऐसी नहीं है कि जिससे फायदा नहीं ले सकते, जिसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते। जितना बेनिफिट्स होता है उतने नुकसान भी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या क्या नुकसान होते हैं वो भी बताते जाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी पढ़ाई उतनी होनी चाहिए, हम लोगों को किताबों को पढ़ना आना चाहिए। हमारे ज्ञान के जो कपाट है, हमारे ज्ञान के जो द्वार है, उसे खोलने के लिए जो सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहा है हमारा प्राचीन साहित्य, उसे हमें टटोलना पड़ेगा। वैदिक परंपरा हमारी ऐसे नहीं थी, वैदिक काल से चला आ रहा हमारी जो जड़ी बूटियों का जो खजाना है, आज का थोड़ी है। हमने ये जो सारी बातें आपको बताई है हमें थोड़ी बताए, तो हमारे प्राचीन जो लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपनी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो हमें क्या करना है, युवा पीढ़ी को खास तौर पर हमारी चारों ओर का जो ज्ञान है, जो विस्तृत रूप में फैला हुआ है, तो हमारे ज्ञान के कपाटों को हमें खोलना है। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में अब नया उजाला को प्राप्त करना है। अब तक हुआ ठीक है, अब तक हमने तुलसी दल को देखा भी नहीं है, लगाया भी नहीं तुलसी को। अब तुलसी से मिलने वाले ऑक्सीजन को देखिएगा। गैलरी में केवल 4 पौधों को यदि लगाते हैं तो मच्छरों का आना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का बढ़ना निरंतर रूप से शुरू हो जाएगा। देखिएगा, एक मांगलमयता, एक पावित्र्यमयता का दर्शन हमें उस जगह पर होगा। हर किसी पौधे का बात यदि हम लोग करते हैं तो क्या होना है, सैकड़ों वर्षों से शून्य में अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में अब नया उजाला हमें दिखाई देगा। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपकी आज्ञा है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. धरती माता की कोख में, अब देखिएगा, हमने इसके पूर्व बताया आपको, धरती माता की कोख में, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। बताइएगा वो अमूल्य निधियां कौन सी होती है, याद कीजिए। अमूल्य निधियां क्या क्या है हमारी धरती माता में, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है वो कौन सी है, क्यों वसुंधरा कहलाती है वह? अरे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कोई ना कोई तो रीजन जरूर रहा होगा बेटा। व्हाट इज द रीजन? मैम क्योंकि वो खुद घाव सहकर पूरे संसार को हरा भरा बनाती है। बिल्कुल सही। और हमारा सवाल को नहीं समझ पा रही हूँ प्रियंका, हमारा सवाल यह है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, क्या क्या भरा हुआ है हमारी धरती माता की कोख जी। में? ढेर सारी औषधि वनस्पति आहे। गुड। और और जल, जल जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। ओके। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते चले जाइएगा। अब धरती माता की बात। गहू ज्वारी, हाँ जी गहू ज्वारी, जी। अब क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? देखिए बेटा, कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं है कि जो ऐसी अमूल्य निधियां भरी हुई है, जिनके कारण हमारी धरती माँ वसुंधरा कहलाती है। कितनी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कितने ऐसे खनिज तत्व हैं, जिन खनिज तत्वों के बिना हम अपनी गाड़ियों को नहीं चला सकते। पेट्रोल को ले लीजिएगा, डीजल को ले लीजिएगा, है ना, तो इन सभी के बावजूद खाद्य तेलों को ले लीजिएगा, तो कहाँ से उपज होती है? ये तो सारी उपज धरती माता से होती है। मूंगफली कहाँ से उगती है, सरसों कहाँ से निकलती है? तो ये जो धरती माता की कोख से जो अमूल्य निधियां हम सभी लोगों को प्राप्त होती है, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा?
सभी परिचित होना चाहेंगे, सभी लोग जानना चाहेंगे कि उसकी अमूल्य निधियां कौन सी होती हैं, कौन कौन सी आवश्यक बातें। इसके संदर्भ में हम लोग कल की तासिका में बात करेंगे कि कौन कौन सी निधियां होती है। आप लोग थोड़ा विचार विमर्श करते जाइएगा। सारी चीजें क्लासरूम में बताई जाएगी तो आपका मूल्य ही नहीं रह पाएगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। बस हो गए, बात खत्म। मिल गया आपको आपका आंसर कि जो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं, उससे धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजा दिया है। हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। कितनी प्यारी बात बताए। पृथ्वी की गोद में जन्म, ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप में से कोई होगा जो बता पाएगा? यू विल ट्राई प्लीज। पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। क्या है ये वाक्य? समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका जुड़ी, प्रीति जुड़ी है, युतिका है, जागृति, हम खुद हैं और 2-3 लड़की अब है ढेर सारे, लेकिन अब मुझे स्क्रीन पर इतनी दिखाई दे रही है। पूजा मैम मतलब भगवान की मूर्ति या पृथ्वी के गर्भ से ही मतलब जो पत्थर होते हैं वो पृथ्वी के गर्भ से ही निकलते हैं और फिर शिल्पकार उन्हें तरसता है और वो भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित होते हैं। वेरी गुड। देखिएगा, कुशल शिल्पी होते हैं दोस्तों कि जिनके संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक वो बन जाते हैं, है ना। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आप लोग वहां पर गए होंगे, और इसके साथ साथ कोणार्क में चले गए होंगे यदि आप लोग गए हो। सूर्य मंदिर है, कितना सुंदर शिल्पकारिता वहां पर दिखाई देती। ताजमहल को देख लीजिएगा, कहीं और मत जाइए, ताजमहल को ही देख लीजिएगा। तो जैसे ही इन पत्थरों को तराशा गया, उन पत्थर जड़ पत्थर थे, मतलब ऐसे पड़े हुए थे, पता भी नहीं था कि इन पत्थरों से क्या बनेगा। लेकिन जब उन जड़ पत्थरों को कुशल शिल्पियों से संवारा गया, उसे तराशा गया और उसका जो सौंदर्य सबके सामने आया, बस वह सौंदर्य प्रतीक बन गया, अपनी एक पहचान लिए। आज भी ताजमहल खड़ा, बरसों युग बीत गए, लेकिन आज भी तो हम सभी लोग बड़े चाव से ताजमहल का दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। आखिरकार क्यों जाते हैं, क्या है वहां की खासियत? देखिए कैसी कैसी खासियत रही ताजमहल की। तो नाना भांति इस प्रकार से जड़ पत्थरों को जब कुशल शिल्पियों से संवारा गया और वह संवारे जाने पर सौंदर्य के प्रतीक कहलाए। नाना भांति के अनगढ़ विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। कितनी प्यारी और यथार्थ भरी बात। जब नाना भांति की अनगढ़ नग विंद, मतलब उनको कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, आकारहीन ऐसे बड़े बड़े पत्थर वहां पर पड़े, विंध्य की नदियों के प्रवाह में बैठते हुए सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। मतलब जैसे कांच को यदि हम लोग धूप में डाल देते हैं तो क्या होता है? कांच की चीज को यदि हम धूप में डाल देते हैं, अग्नि में डाल देते हैं, तो क्या होता है? क्या होगा? हाँ, ऐसे रहेगी क्या कांच की वस्तु? जैसे आपने रखी है वैसी की वैसी रहेगी? क्या होगा? उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। वो जो कांच है, वह कांच पूरी तरीके से अपने अस्तित्व को खोता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार
वहां के जो पत्थर थे विंध्य पर्वतों में विंध्य की नदियों के प्रवाह से आते हुए सूर्य की धूप से चिलकते थे, उनको जब चतुर कारीगर ने पहलदार कटाव पर लाया, उसे अपने आकार के माध्यम से तराशा और फिर उसके बाद में उन घाटियों से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वो अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग। अब देखिएगा, अब फिर से एक बार हमें जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा, फिर से एक बार हमें अपने सौंदर्य और प्रसाधनों की चर्चा करनी पड़ेगी कि कितने ऐसे उपादान हैं जो हमें इस प्राकृतिक धरातल पर से मिलते हैं, कितने ऐसे प्राकृतिक उपादान आज भी मौजूद हैं जिसका सहारा हम लोग लेते हैं। पत्थरों के सहारे, मिट्टी के सहारे। क्यों हम लोग मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाते चेहरे पर? बोल दीजिए, मना कर दीजिए कि नहीं लगाते। बड़े बड़े पार्लर्स में हम लोग चले जाते हैं तो सबसे पहला प्रसाधन का एकमात्र प्रयोजन उसका वही होता है। मुल्तानी मिट्टी में जैसे भी बनता है, उस मुल्तानी मिट्टी में सारे चीजों को डालती सौंदर्य प्रसाधन का पत्थर है, मुल्तानी मिट्टी है, और उस मुल्तानी मिट्टी का सौंदर्य प्रसाधन के साथ ऐसे तमाम ऐसे उपादान है दोस्तों। अब समय नहीं है, अदरवाइज हम आपको लिस्ट बता देते कि कितने ऐसे उपादान हैं कि उन उपादानों को हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में ले सकते हैं। पृथ्वी और आकाश के और उन सभी का ज्ञान हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, पृथ्वी और आकाश इन दोनों की अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जल